जापानी सभ्यता, यूनान की सभ्यता, क्रीट सभ्यता, अफ्रीका की सभ्यता, अरब सभ्यता और अरबों की देन के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, इसीलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो हमारा यह पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं सबसे पहले चीन की सभ्यता के बारे में। चीन में कृषि का ज्ञान की ही सभ्यता का आधार बना तथा यह सभ्यता हर दृष्टि से एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी। सर्वप्रथम चीनी शासक स्वयं को देश की जनता का कल्याण कारक मानते थे। द्वितीय चीनी सभ्यता में शिक्षित व्यक्ति को जितना महत्व मान सम्मान दिया जाता था उतना ही किसी सभ्यता में नहीं दिया जाता था। तृतीय चीनी समाज में मनोरंजन को विशेष स्थान प्राप्त था। चतुर्थ चीनी सभ्यता में सर्वप्रथम रेशम के वस्त्रों का निर्माण किया गया और विश्व में इसका प्रसार किया गया। दोस्तों पंचम चीनी सभ्यता कला के क्षेत्र में चीनी कलाकार सुंदरता स्वच्छता का ध्यान रखते ही थे, साथ ही साथ कला को आनंद का स्रोत एवं मानव भावनाओं का दर्पण मानते थे। दोस्तों प्राचीन चीनी सभ्यता के वासी मंगोल जाति के मानव थे तथा ये अन्य किसी विदेशी जाति का समावेश इस कारण नहीं हो पाया क्योंकि तत्कालीन चीन में पहुंचना बहुत कठिन था। दोस्तों मंगोल जाति के लोग शारीरिक रूप से गोल सिर एवं मुख, छोटे हाथ पैर वाले होते थे। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य यहाँ रहता था जिसे पेंगिंग मैन कहा जाता था। दोस्तों चीन की विशाल दीवार वास्तुकला की उन्नति का प्रतीक है। दोस्तों इसका निर्माण महान राजा शी हुआंग-टी द्वारा कराया गया था। शी हुआंग-टी 247 ईसा पूर्व से 210 ईसा पूर्व तक शासन में रहा। इसने कला में के विकास पर काफ़ी बल दिया था। ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को चीनियों ने खोजा था। वहीं चीन के बाद कागज का प्रयोग अरब जगत में आरंभ हुआ था। दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं जापानी सभ्यता के बारे में। 19वीं शताब्दी के मध्य तक जापान एक मध्यकालीन और पिछड़ा हुआ राष्ट्र था। समुराई जापान के सैनिक जागीरदार थे। इकावेना फूलों को सजाने की एक जापानी कला है। काबुकी जापान की नाट्य शैली है। वहीं दोस्तों 1894 से 1895 ईस्वी में चीन और जापान के बीच युद्ध हुआ जिसमें जापान ने चीन को पराजित किया। जापान में चीन, कोरिया, मंचूरिया इत्यादि देशों में आए प्रवासियों के बसने से पूर्व इनु जाति के लोग रहा करते थे जिनकी बड़ी गोल आंखें तथा प्रकृति पूजा इस बात को प्रकट करती है कि उनका संबंध कांकेशियाई जाति से था। दोस्तों चलिए अब हम लोग जान लेते हैं यूनान की सभ्यता के बारे में। दोस्तों यूनान बाल्कन प्रायद्वीप यूरोप का दक्षिणी भाग है जो भूमध्य सागर से मिला हुआ है। कई कबीलों का स्वामी राजा होता था। वहीं प्रारंभिक यूनानियों के मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन, तलवार और आभूषण बनाने थे। यूनानी लोगों ने देवताओं की कल्पना मनुष्यों के रूप में की थी। वहीं दोस्तों यद्यपि ये देवता मनुष्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और अमर समझे जाते थे, उनके निम्नलिखित देवता थे। आकाश का देवता जियस, समुद्र का देवता पोसीडन, सूर्य, विजय की देवी एथेना, शराब का देवता डायोनिसस, पाताल का देवता हेडिस, पृथ्वी की देवी डेमोटर, वन का देवता सटीर,
व्यापार का संरक्षक देवता हर्मीज और धातु शिल्पों का देवता हेफेस्टोस था। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं क्रीट सभ्यता के बारे में। इस सभ्यता को पाषाण युग 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व, आरंभिक म्योनन युग 3000 ईसा पूर्व के मध्य म्योनन युग 21 ईसा पूर्व, अंतिम म्योनन युग 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व 4 चरणों में विभक्त किया जाता है। इस प्रकार क्रीट सभ्यता की आधारशिला नवीन पाषाण युग में ही रखी जा चुकी थी, परंतु 1600 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व के बीच क्रीट सभ्यता का विकास की प्रकाष्ठा पर थी। इस समय क्रीटवासी दूरस्थ प्रदेशों जैसे मिस्र, बेबीलोनिया तथा अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों से व्यापार करते थे। व्यापार के लिए विशालकाय जहाज़ों का प्रयोग किया जाता था। व्यापार की सुरक्षा के लिए विभिन्न तटों पर चौकियां बनाते थे। ये चौकियां एक समय में 2 कार्य किया करती थी। दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं अफ्रीका की सभ्यता के बारे में। अफ्रीका की आधुनिक खोज से पूर्व इतिहासकार इसे अंधारमय द्वीप मानते थे। और दोस्तों 19वीं सदी में यूरोपीय यात्रियों में पुर्तगालियों ने आकर इसको समझा। हालांकि भारत इसके साथ 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच व्यापार किया करता था। दोस्तों चलिए जान लेते हैं अरब की सभ्यता के बारे में। 7वीं शताब्दी में एक नए धर्म इस्लाम को अरब ने जन्म लिया। इस्लाम ने थोड़े ही समय में न केवल प्रतिद्वंदी कबीलों के बीच एकता कायम की, बल्कि उसके परिणाम स्वरूप एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई और एक नई सभ्यता का उदय हुआ, जो अपने समय की सबसे उत्कृष्ट सभ्यता मानी जाती थी। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं अरबों की देन के बारे में। शिक्षा। दोस्तों पैगंबर के निर्देश के अनुसार प्रत्येक मुसलमान का यह कर्तव्य है कि वह ज्ञान की खोज करे। अरबों ने समस्त ज्ञान को अपना लिया और उसे विकसित किया। चिकित्सा। अरबों ने अनेक महान चिकित्सक पैदा किए। वहीं अल राजी नामक अरब वैज्ञानिक ने चेचक का ठीक निदान किया। दोस्तों अल राजी को यूरोप के रहजेस के नाम से जाना जाता है। इब्न सीना को मध्यकालीन यूरोप में अविसेन्ना के नाम से मशहूर था। ये पता लगाया कि तपेदिक छूत का रोग है। इब्न सीना ने तंत्रिका तंत्र संबंधी अनेक रोगों का वर्णन किया है। वहीं अरबों ने प्लेग, आँख के रोगों, छूत बीमारियों को फैलाने आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने और अस्पतालों के संगठन में बड़ी प्रगति की है। अंक एवं गणित। गणित के क्षेत्र में अरबों ने भारतीय अंक प्रणाली सीखी और उसे दूर दूर तक फैलाया। इसी कारण ये अंक अब भी पश्चिमी देशों में अरबी अंक कहलाते हैं। अरबों ने बीजगणित, त्रिकोणमिति और रसायन शास्त्र का भी विकास किया। उमर खयाम ने एक पंचांग बनाया जो ईसाइयों के उस पंचांग से अधिक शुद्ध है जो आजकल संसार के अनेक देशों में प्रयुक्त किया जाता है। अरब ज्योतिषियों का अनुमान था कि पृथ्वी संभवतः अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। अरब निवासियों ने रसायन शास्त्र में अनेक प्रयोग भी किए हैं। इनसे अनेक नए मिश्रणों का, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सिल्वर नाइट्रेट और सोरे तथा गंधक के तेजाबों का पता किया है। दोस्तों दर्शन और जीवन के बारे में हम लोग जान लेते हैं।
दर्शन शास्त्र में भी अरबों की उपलब्धियां महत्वपूर्ण थी। यूनान का ज्ञान और बौद्धिक परंपराएं सीरिया और फारस के जरिए अरबों को मिली। इब्न सीना को यूरोप में एक दार्शनिक के रूप में जाना जाता था। अबू अल वलीद मोहम्मद इब्न रुश्द, जिन्हें यूरोपियों ने एवरोंज के नाम से जानते थे। दोस्तों, मध्यकालीन इस्लामी साहित्य को मुख्य प्रेरणा ईरान, फारस से मिली। वहीं इस काल की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं अमर ख़याम की रुबाइया फिरदौसी और शाहनामा और 1001 कहानियों का संग्रह अलिफ लैला, जिसकी कहानियों से तत्कालीन संस्कृति और समाज के विषय में काफ़ी जानकारी मिलती है। दोस्तों, अरबी कला के बारे में जान लेते हैं। अरबी कला पर बाइजेंटाइन और ईरान की कला का प्रभाव पड़ा, किंतु अरब निवासियों के अलंकरण के मौलिक नमूने निकाल लिए। उनके भवनों पर बल्बों जैसे गुंबद, छोटी मीनारें, घोड़ों के खुरों के आकार के मेहराब और मरोड़दार स्तंभ होते थे। अरब वास्तुकला की विशेषता तत्कालीन मस्जिदों, पुस्तकालयों, महलों, चिकित्सालयों और विद्यालयों में देखी जाती थी। अरबों ने लिखने की एक अलंकृत शैली का आविष्कार किया, जिसे खुशखती कहते हैं। इससे उन्होंने पुस्तक सजाने के कार्य को भी कला के रूप में विकसित किया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अरबों की देन, अरब की सभ्यता, अफ्रीका की सभ्यता, क्रीट सभ्यता, यूनान की सभ्यता, जापानी सभ्यता और चीन की सभ्यता के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जाने हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए